तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो लोग। वेलकम टू हेलिक्स फातेज फाउंडेशन। तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है इसमें हम कवर करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर भैया हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, हमें पढ़ा दीजिए आप। तो आज मैं हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ आपको नोट्स देने वाला हूँ, 2 टाइप के नोट देने वाला हूँ, जो कि एक तो आपकी कॉपी होंगे, ठीक है, और एक आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं। तो हैंड रिटन नोट्स में आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि इन्हीं नोट से मुझे समझ आता है और इन्हीं नोट से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, जो कि है हमारा बार मैग्नेट। अब भाई बार मैग्नेट होता क्या है, ये देखिए। इस टाइप का एक बार मैग्नेट होता है जिसका जो कंपोजिशन होती है, ये एक रेक्टेंगुलर पीस होता है जिसकी कंपोजिशन होती है फेरोमैग्नेट। फेरोमैग्नेट क्या होता है भाई, कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें आयरन स्टील वगैरह हो, आयरन की प्रॉपर्टीज़ हों उस सब्जेक्ट में। तो ऐसा रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट होता है हमारा जो बार मैग्नेट होता है, जिसमें हमारा आयरन स्टील एंड एनी फॉर्म ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हमारा होता है। अब देखो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि आयरन स्टील, आयरन की प्रॉपर्टी दिखाने जैसा सब्सटेंस। तो इस टाइप के सब्सटेंस हमारे किस में होते हैं, बार मैग्नेट में, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। इनको हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। चलिए अब देखो, हमारा ये जो मैग्नेट होता है इसमें एक पोल होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। जिस तरीके से हमारे अर्थ के पास एक नॉर्थ पोल होता है, उस तरह से हमारे मैग्नेट के पास भी एक नॉर्थ पोल होता है। जिस तरीके हमारे अर्थ के पास साउथ पोल होता है, उसी तरह से हमारे मैग्नेट के पास भी एक साउथ पोल होता है। तो अगर आप मैग्नेट को एक फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो मैग्नेट का एक पार्ट अर्थ के नॉर्थ पार्ट से मिल जाएगा और मैग्नेट का साउथ पार्ट अर्थ के साउथ पार्ट की तरफ चले जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के हमारा मैग्नेट काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिमिलर टू चार्जेस पोल्स अट्रैक्ट एंड रिपल। अब देखो, मान लीजिए यहाँ पर देखो, इधर देखिए आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है बेटा, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर एक है नॉर्थ पोल, दो मैग्नेट है जिसकी एक है नॉर्थ पोल, दूसरा है साउथ पोल। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अपोजिट पोल है। तो अपोजिट पोल अट्रैक्ट क्यों करते हैं, ये आप पढ़ोगे बेटा हायर क्लासेस में। जब आप 12th में आओगे तो आप पढ़ोगे, मैग्नेटिज्म चैप्टर है उसमें आप पढ़ोगे कि ये एन और एस, नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं। वहीं जो सेम पोल होते हैं, जैसे कि सेम चार्जेस रिपल ईच अदर एंड डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। इसीलिए हमारा क्या होता है, नॉर्थ और नॉर्थ पोल है, मान लीजिए साउथ और साउथ पोल है, तो ये दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन की। भाई मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, जैसे कि आपने कोई मैग्नेट लिया या आपको आपने इसको यहाँ पर फ्रीली गिरा दिया है, ठीक है। फ्रीली आपने उसको सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा वो कुछ ऑसिलेशन करेगा। इस टाइप के आपने उसको लटका दिया तो ऑसिलेशन करेगा, उसके बाद वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अर्थ की तरह ऐसे घूम जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, ये अर्थ का साउथ पोल है। तो जब आप मैग्नेट को घुमा के डालोगे तो ये मान लीजिए मैग्नेट है और ये सस्पेंड होकर अब रुक चुका है। तो ये मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो अर्थ के नॉर्थ पोल के साथ मिल जाएगा, एंड मैग्नेट का जो साउथ पोल होगा वो अर्थ के साउथ पोल के साथ मिल जाएगा। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, जब आप किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो वो कुछ ऑसिलेशन यानी कि कुछ घुमाव के बाद, कुछ घूमने के बाद वो उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ पोल के साथ मिल जाएगा एंड उसका साउथ पोल अर्थ के साउथ पोल के साथ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए ये जैसे कि ये एक मैग्नेटिक है, ये आपका बार मैग्नेट है। अब आप देख सकते हैं बार मैग्नेट के अराउंड यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। देखिए चारों तरफ यहाँ पर ऐसे ऐसे सर्कुलर पार्ट में ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। अब ये क्या होता है, द रीजन, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट जो होता है आपका, उसके आसपास का जो रीजन होता है, उसके आसपास का जो रीजन होता है अराउंड एनी मैग्नेट इन विच एनी मैग्नेट मटेरियल अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए आपका मैग्नेट है, अब आप मान लीजिए आयरन का टुकड़ा यहाँ पर है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप आयरन के टुकड़े को यहाँ ले आएंगे, मैग्नेटिक के फील्ड के अंदर, मैग्नेट फील्ड के अंदर ले आएंगे आप उस आयरन को पीस को, तो वो जो आयरन का पीस है वो मैग्नेट से चिपक जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होता है, ऐसी फील्ड जो कि एक मैग्नेट के अराउंड होती है, जिसमें आप कोई भी मटेरियल डालेंगे, जो मैग्नेट का मटेरियल होता है, मैग्नेटिक मटेरियल होता है, उसको आप डालेंगे तो वो अट्रैक्ट होके मैग्नेट के साथ चिपक जाता है, ठीक है। द रीजन इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की बात करते हैं। अब देखो ये हमारा मैग्नेट है। अब मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ पोल से बाहर की साइड से क्या होगा, नॉर्थ पोल से लाइन्स निकलेंगी और साउथ पोल की तरफ जाएंगी। तो मैं यहाँ पर एक बनाऊँ तो ये नॉर्थ पोल है, इन्हीं ये साउथ पोल है। तो क्या होता है देखिए, होता क्या है, ये आपका नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ से जाएंगी एंड अंदर से जो होती है वो साउथ से आती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बाहर नॉर्थ से होते हुए साउथ में जाती हैं, अंदर से साउथ से होते हुए नॉर्थ में आती हैं।
अब देखो क्या होता है, बाहर से अंदर, बाहर नॉर्थ से आती हैं साउथ में और अंदर साउथ से आती है नॉर्थ में। तो अगर आप आउटसाइड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो नॉर्थ से साउथ जाती है, और इनसाइड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन होती है वो साउथ से नॉर्थ की साइड जाती है। ठीक है, पढ़ लेते हैं बेटा एक बार क्या लिखा हुआ है। इमेजिनरी क्लोज्ड कर्व विच ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल। मैंने क्या बताया, जो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जा रहा है, और यहाँ पर अंदर साउथ पोल में नॉर्थ साउथ से नॉर्थ में जा रहा है। तो जो साउथ नॉर्थ से साउथ पोल में जाता है इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स। इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए देखो इसको एक बार आप देख लीजिए, इमेजिन करिए। मान लीजिए ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। आपने यहाँ पर एक टेंजेंट बनाया इस डायरेक्शन में, तो ये टेंजेंट होगा नहीं, ये किसको शो करेगा, ये शो करेगा आपका फोर्स को। तो फोर्स किस साइड लग रहा है, जैसे कि मैंने कि मान लीजिए ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट में ये इधर से और एक इधर से, तो यहाँ से जा रही है और अंदर से आ रही है। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ से जाएगी साउथ में और साउथ से जाएगी नॉर्थ में। ठीक है, और यहाँ पर सिमिलरली नॉर्थ से जाओगी साउथ में और साउथ से आएगी नॉर्थ में। तो नॉर्थ से साउथ में जाएगी एंड साउथ से नॉर्थ में आएगी। ठीक है, इस टाइप से हमारी मैग्नेटिक फील्ड चलती है। अब मान लीजिए आपने एक टेंजेंट बनाया है यहाँ पर, तो जो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी, तो टेंजेंट की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स को दिखाएगी। तो आप उसको क्या कह सकते हैं, फोर्स जो होता है वो टेंजेंशियल होता है। मैग्नेट फील्ड में जो फोर्स होता है वो हमारा टेंजेंशियल होता है। हायर क्लास में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, सॉरी आगे क्या हो रहा है, टेंजेंट रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट अ पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब जो टेंजेंट हमने बनाई थी यहाँ पर मान लीजिए इस डायरेक्शन में, तो ये टेंजेंट का ये जो शो कर रहा है, ये जो टेंजेंट शो कर रही है वो आपकी शो कर रही है फोर्स को, कि फोर्स किस साइड लग रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पर। एक सेकेंड, हाँ, तो आगे बढ़ा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पर। अब देखिए प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी तो उसकी डेफिनेशन है, द रीजन अराउंड अ मैग्नेटिक वेयर इट्स मैग्नेट इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस। यहाँ पर मैग्नेट का इन्फ्लुएंस यानी मैग्नेट कैसे काम कर रहा है उसको आप मैग्नेट की, मान लीजिए ये मैग्नेट का एरिया है, यहाँ पर आपने कोई आयरन डाल दिया तो मैग्नेट से जाकर चिपक जाएगा। तो जहाँ पर मैग्नेट हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब द डायरेक्शन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, जैसे कि इस टाइप की डायरेक्शन है, मैं आपको दूसरे कलर से समझाऊँ। ये देखिए मान लीजिए ये मैग्नेट है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, यहाँ से जो रेस निकलती है मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन से निकलती हैं, तो ये नॉर्थ है ये साउथ मान लीजिए, तो नॉर्थ से जाएंगे साउथ में और यहाँ से अंदर कैसे होगी, साउथ से नॉर्थ में। तो बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो शो कर रही हैं डायरेक्शन शो कर रही हैं, किसकी डायरेक्शन शो कर रही हैं, जितनी ज़्यादा होंगी ये, जितनी लाइन्स ही जितनी ज़्यादा होंगी इतनी बड़ी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। जैसे कि मैंने ये मैग्नेट बनाया आपका, ये मैंने एक मैग्नेट बनाया, तो यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन जितनी ज़्यादा होंगी, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन होगी बेटा उतना ही ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ होगी, उतनी ही पावरफुल मैग्नेट होगी जितनी ज़्यादा लाइन्स होंगी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, यहाँ पर जो एरिया है ये डेंसर है, इस साइड जो एरिया है वो क्या है, डेंसर है हमारा, क्योंकि यहाँ से पास है सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वहाँ पर पास है। सिमिलरली यहाँ पर भी पास है, तो जहाँ पर पास होती है वहाँ पर डेंसर होता है। ठीक है, तो डेंसर में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी बहुत डेंस होती है। मैग्नेट की जो काम होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो बहुत डेंस होती है। वहाँ पर अगर कोई सब्सटेंस आ जाए मैग्नेट सब्सटेंस आ तो वो एकदम चिपक जाता है मैग्नेट से। ठीक है, चलिए सेकंड हमारा क्या कह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाहर की साइड नॉर्थ टू साउथ होता है एंड अंदर की साइड साउथ टू नॉर्थ होता है। तो ये मैग्नेट है, मान लीजिए ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो बाहर नॉर्थ से साउथ जाएगी अंदर साउथ से नॉर्थ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। तो थर्ड प्रॉपर्टी कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसकी जो लाइन्स होंगी वो एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि ये मैग्नेट है, तो एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन बेटा ऐसे नहीं जाएगी, इसको इंटरसेक्ट नहीं करती कभी भी। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है उसको भी हम अभी कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नियर द पोल्स, अब पोल्स ये जो है, तो ये यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया नियर द पोल्स, यहाँ पर बहुत डेंसर होती है। जैसे कि ऊपर देखा आपने, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर बिकॉज लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोजर डेंसर। जैसे कि आपने यहाँ पर ये फिगर देखा हूँ मैं आपको, ये देखिए ये फिगर देखिए, यहाँ पर जो पास है ये जो पोल, इसको हम इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। तो पोल पर आप देख सकते हैं बहुत डेंसर है, क्योंकि लाइंस जो है वो क्लोजर हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डेंस होगी, कैसी होगी, बहुत डेंस होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिफ्थ को देखते हैं। फिफ्थ क्या कह रहा है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोज लूप। अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि वहाँ पर एक क्या बनना है, क्लोज लूप बनना है, इस तरीके का एक क्लोज लूप बनना है।
इस तरीके का एक क्लोज लूप बनना है, क्लोज लूप बनना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन होती है वो किसका रिजल्ट बनाती है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो बनाती हैं, लाइन्स बनाती हैं, वो क्लोज लूप बनाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्रेटर, जैसे कि मैंने आपको बताया, जितनी ज़्यादा फील्ड की लाइन्स होंगी उतना ही खतरनाक होगा उसकी इंटेंसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रॉन्गर होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, मान लीजिए एक यूनिट एरिया में 500 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, और वहीं दूसरे एक यूनिट एरिया में 300 मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो किस एरिया में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होगा, 500 वाले में, क्योंकि यहाँ पर इतने ही यूनिट एरिया में इतनी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो सोचिए कितना स्ट्रॉन्गर होगा मैग्नेट, ठीक है। तो ये हमारा 6th प्रॉपर्टी है। अब जैसे कि मैंने को बताया था, क्वेश्चन आएगा व्हाई डू लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो उसके मेनली 2 पॉइंट है, आप 2 पॉइंट रट लीजिए, बोर्ड में लेके आइएगा, आपको 2 के 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, बस ये 2 पॉइंट को रट लीजिएगा। अब क्या कह रहा है, टू लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज रिपल टू ईच अदर। अब पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो मैग्नेट है इसको मैंने बनाया है यहाँ पर। तो पहली बात तो ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है ना, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि वो एक दूसरे को रिपल करती हैं। जैसे कि मैग्नेट के जो सेम पोल्स होते हैं, सिमिलर पोल्स होते हैं, वो अपने एक दूसरे को रिपल करते हैं। सिमिलरली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो एक दूसरे को रिपल करती हैं, ठीक है। इसी कारण है, यही कारण है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। और दूसरा कारण क्या है वो भी देख लेते हैं। दूसरा कारण है, सपोज टू लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। मान लेते हैं कि 2 लाइन्स ऑफ फोर्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, तो अब क्या होगा, वहाँ पर 2 फोर्स बन जाएंगे। टेंजेंशियल फोर्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ये एक लाइन है, एक लाइन है, यहाँ पर एक टेंजेंट इस तरीके से आ रहा है और एक टेंजेंट इस तरीके से आ रहा है, तो फोर्स हमारे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कभी भी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। देखिए लिखा हुआ विच इज़ नॉट पॉसिबल, कि 2 टेंजेंशियल फोर्स कभी भी मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड में लाइन में हो ही नहीं सकती। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन में एक ही टेंजेंशियल फोर्स होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्टर्स आपका एक्सपेरिमेंट आया था। अब देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लीजिए ये है, इसमें करंट बह रहा है, ठीक है। मान लीजिए ऊपर की साइड करंट बह रहा है, तो इसमें हम बात करेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर में ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट हमने देखते हैं, ठीक है। ऑस्टर्ड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था इसी करंट कैरिंग कंडक्टर में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या किया था साहब ने। देखो इन्होंने बताया था, जब करंट फ्लो होता है करंट कैरिंग कंडक्टर से, जब करंट कैरिंग कंडक्टर है कोई भी, मान लीजिए ये कंडक्टर है, इससे करंट फ्लो हो रहा है, हमारा करंट आई फ्लो हो रहा है इससे हमारा, तो इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने अराउंड। तो वो एक तरीके से किसका काम करेगा, बार मैग्नेट का काम करेगा। तो जब भी आप किसी भी सब्सटेंस, मान लीजिए किसी भी कंडक्टर से, कंडक्टर क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है, जो कि चार्जेस को अलाउ करता है कि हाँ आप हमसे बह सकते हैं, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो आप किसी भी कंडक्टर से करंट जब बहेगा, करंट जब फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर से, तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। दिस कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल। इसको हम किससे देख सकते हैं, मैग्नेटिक नीडल से। मान लीजिए ये करंट, ये कंडक्टर है, यहाँ पर करंट जा रहा है आई, और आपने यहाँ पर उसी के पास में रख दिया आपने मैग्नेटिक नीडल। अब जिस साइड करंट, अब मान लीजिए यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो जो कंपास होगा उसकी नीडल डिफ्लेक्ट करेगी, डिफ्लेक्ट यानी कि घूमेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो कंपास है ये मैग्नेटिक नीडल है, यानी कि मैग्नेट एक दूसरे को, आप जानते हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो अट्रैक्ट होते हैं, इसी कारण है। तो हम इससे देख सकते हैं, द मोर द करंट, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा नीडल का। तो देख लीजिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यानी कि जितना ज़्यादा करंट होगा, मान लीजिए 500 एम्पियर करंट बह रहा है, तो उससे खतरनाक, बहुत खतरनाक बेटा डिफ्लेक्शन होगा। नीडल इतनी खतरनाक डिफ्लेक्ट हो जाएगी कि आप, वैसे 500 एम्पियर उतना बहेगा भी नहीं, मान लीजिए 2 एम्पियर बह रहा है तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। इफ़ द करंट इज रिवर्स, और अगर करंट को रिवर्स कर दिया जाए तो डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल भी रिवर्स हो जाती है। मान लीजिए पहले हमारे ये जो कंडक्टर है इसमें करंट बह रहा था ऐसे आई, तो जो डिफ्लेक्शन हो रहा था उसका नीडल का, वो इस साइड हो रहा था। लेकिन अगर हम इसी को उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, तो जो अब डिफ्लेक्शन होगा वो हमारा उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि ये कंडक्टर है, ये क्या है बेटा, कंडक्टर है, इसमें हमारा करंट बह रहा है आई, स्विच अभी ऑफ है, अभी ऑफ है, अभी कोई करंट नहीं बह रहा। तो मैग्नेटिक नीडल बिल्कुल सामने से रखी हुई है ऐसे, तो मैग्नेटिक नीडल में अभी, सॉरी कंडक्टर में अभी कोई करंट नहीं बह रहा, तो मैग्नेटिक नीडल एकदम शांत खड़ी है, ठीक है। इसको अभी कोई रिफ्लेक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन जब इसको, आप छोड़िए, अभी स्नो रूल को अभी बताऊंगा मैं आपको। जैसे ही हमने इसमें स्विच को ऑन किया और करंट इसमें बहने लगा, तो देखिए करंट ऊपर की साइड जा रहा है, तो देखिए डिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं, डिफ्लेक्शन हो गया इस साइड, हुआ डिफ्लेक्शन इस साइड, इस साइड डिफ्लेक्शन हुआ, इस साइड डिफ्लेक्शन, समझ आ रहा है। चलिए थर्ड पे देखते हैं। अब हमने करंट को क्या है, इस साइड से भेजा है, करंट को हमने इस साइड से भेजा है।
अब क्या हुआ, नीडल इस साइड रिफ्लेक्ट हो गई। अभी करंट ऐसे जा रहा था, नीडल इस साइड रिफ्लेक्ट हो गई थी। अब करंट ऐसे जा रहा है तो नीडल इस साइड रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अब देखिए, मैं आपको थोड़ा समझाऊँ तो ये नीडल पहले ऐसे थी, बिल्कुल स्ट्रेट थी। तो जब करंट ऐसे जा रहा था, इस तरीके से जा रहा था करंट, तो नीडल का डिफ्लेक्शन इस साइड हो रहा था थीटा एंगल पर। लेकिन अब करंट ऐसे जा रहा है तो नीडल का डिफ्लेक्शन इस साइड हो रहा है थीटा एंगल पर। तो आपको पता कैसे चलेगा कि किस साइड नीडल का डिफ्लेक्शन होता है? इसके लिए हमें एक पढ़ाते हैं स्नो रूल वगैरह कुछ होता नहीं है, एक ट्रिक है याद करने की, SNOW। तो जब भी करंट साउथ से नॉर्थ जाता है तो हमारा नीडल का डिफ्लेक्शन वेस्ट की साइड हो जाता है, ठीक है। व्हेन करंट गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जब करंट हमारा साउथ से नॉर्थ जाता है तो कंपास या नीडल का डिफ्लेक्शन हमारा वेस्ट की साइड होता है। सिमिलरली अब करंट उल्टा जाएगा और करंट अगर नॉर्थ से साउथ जाएगा तो हमारा डिफ्लेक्शन होगा ईस्ट की साइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी हमने एक कंडक्टर में पढ़ा, ठीक है। अभी अब सिर्फ हमने एक कंडक्टर में पढ़ा, अब हम इसको पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर। हमें पता कैसे चलेगी, हमें डिटरमाइन कैसे करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी कहाँ पर हो रही है। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं मैक्सवेल का राइट हैंड रूल। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, मैग्नेट करंट व्हेन करंट इज पास थ्रू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। जब कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उससे करंट पास किया जाता है तो अ मैग्नेट फील्ड इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड को हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको राइट हैंड रूल करके दिखाऊंगा, ठीक है, कैमरा ऑन करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल को किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था, ठीक है, मैक्सवेल। ये बेटा ग्लेन मैक्सवेल नहीं है ऑस्ट्रेलिया वाले, ये हमारे मैक्सवेल साहब हैं। ग्लेन मैक्सवेल मत समझ लेना कि ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया साहब, ऑस्ट्रेलिया वाले ने उनको राइट हैंड थंब रूल बनाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, राइट हैंड थंब रूल कहता क्या है, मैं आपको एक बार दिखा दूँ इधर। देखो, जब आप अपने हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट करें और आपका जो अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन में शो कर रहा है। आपका जो अंगूठा है, जो आपका थंब है, वो क्या शो कर रहा है? करंट की डायरेक्शन को। तो आप जब अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे, जब आप फिंगर्स को इस तरीके से कर्ल करेंगे तो वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस साइड जा रही है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा है। इफ़ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन द राइट हैंड, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर हमने राइट हैंड में पकड़ लिया है और हमें पता चला है कि जो करंट है वो ऊपर जा रहा है, तो और हमने थंब को भी ऊपर करके रखा है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस साइड होगा, ठीक है। किस साइड होगा? ऐसे होगा। अब पढ़ लेते हैं। सच अ वे, इस तरीके से कि हमारा थंब जो है वो पॉइंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट में। थंब कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? करंट की डायरेक्शन में। देन द टिप्स ऑफ फिंगर यानी कि ये जो फिंगर है, ये जो फिंगर है, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, इन फिंगर को क्या बोलते हैं? कर्ल ऑफ फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो जब आपका अंगूठा करंट की डायरेक्शन में दिखाता है, जब आपका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन दिखाता है, तो जो आपकी कर्ल ऑफ फिंगर है, जिस साइड आपका कर्ल ऑफ फिंगर होता है, जिस साइड आपका कर्ल ऑफ फिंगर जाता है, वो आपको क्या दिखाता है? मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं आपको इधर, ठीक है। अब देखो, इसको इधर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर करंट जा रहा है ऊपर, करंट कहाँ पर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो आपने अंगूठा रखा ऊपर। अब आप देखिए, आपका जो कर्ल ऑफ फिंगर है, आपका जो कर्ल ऑफ फिंगर है वो कहाँ जा रहा है? ऐसे जा रहा है, ठीक है। कहाँ जा रहा है? ऐसे जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। कर्ल ऑफ फिंगर कहाँ पे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, करंट हमारा कहाँ जा रहा था? ऊपर जा रहा था। अभी मैंने इसको स्ट्रेट रखा, ये हमारा कौन सा हैंड है? राइट हैंड है। तो करंट कहाँ जा रहा है? हमारा ऊपर जा रहा है। करंट जा रहा है हमारा ऊपर। तो ये हमारा जो कर्ल ऑफ फिंगर है, कर्ल ऑफ फिंगर देखिए इस साइड घूम रहा है हमारा फिंगर। तो हमारा जो करंट है, सॉरी, करंट ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड हमारी किस साइड होगी? इस साइड होगी, ठीक है। इनवर्ड्स आप कह सकते हैं, एक तरीके से इनवर्ड जा रही है, ठीक है, इनवर्ड्स। तो करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी इनवर्ड्स होगी, ठीक है। चलिए, तो बेटा जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि करंट हमारा जा रहा था ऊपर, तो हमारी फिंगर किस साइड कर्ल कर रही थी? इस साइड कर्ल कर रही थी। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस साइड हमारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हम करंट अब देखिए कुछ एग्जांपल दिए गए हैं आपको, ये एग्जांपल मैं आपको करा देता हूँ एक बार। अब देखो, सबसे पहले हमारा करंट जा रहा है ऊपर। करंट किस साइड जा रहा है? हमारे अपवर्ड जा रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी जो वीडियो दिखाई थी उसमें भी करंट हमारा ऊपर जा रहा था, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो किस साइड थी? इस साइड थी, एंटी क्लॉक वाइज थी। अभी आपकी क्लॉक है, क्लॉक अभी आपकी कैसे घूमती है? इस साइड ऐसे घूमती है। लेकिन जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी वो हमारी एंटी क्लॉक वाइज। कैसे थी? एंटी क्लॉक वाइज। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि हमारा करंट जो है ऊपर जा रहा है, करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो हमारी एंटी क्लॉक वाइज जा रही है, ठीक है। तो इस राइट हैंड थंब रूल से आप डिटरमाइन कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखो करंट डाउनवर्ड है, करंट कहाँ पर है? हमारा डाउनवर्ड है। चलिए इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार।
करंट हमारा थंब है, ठीक है। अब देखो करंट हमारा कहाँ पर है, नीचे है। करंट हमारा नीचे है तो हमारी जो कर्ल ऑफ फिंगर है वो कहाँ जा रही है, इधर जा रही है, ऐसे जा रही है, यानी कि क्लॉक वाइज जा रही है। अब देखिए क्लॉक वाइज जा रही है, क्लॉक वाइज। करंट हमारा नीचे है तो कर्ल ऑफ फिंगर हमारी क्लॉक वाइज जा रही है, ऐसे क्लॉक वाइज, इस तरीके से क्लॉक वाइज। कैसे आ रही है, इस तरीके से क्लॉक वाइज आ रही है। देखिए करंट नीचे है, करंट नीचे है तो हमारी फिंगर कहाँ पर आ रही है, क्लॉक वाइज, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी कैसी होगी, क्लॉक वाइज होगी इसमें, ठीक है। तो जैसे कि आपने बेटा देखा, जब करंट हमारा डाउनवर्ड जा रहा था तो हमारी जो कर्ल ऑफ फिंगर थी वो हमारी इस साइड से आ रही थी, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही थी, क्लॉक वाइज आ रही थी, यानी कि इस तरीके से आ रही थी, इस तरीके से देख रहे हैं आप, इस तरीके से आ रही थी, ठीक है। तो इस केस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, क्लॉक वाइज, ठीक है। जब करंट डाउनवर्ड होगा क्लॉक वाइज होगी। तो आप राइट हैंड थंब रूल से इसको दिखा सकते हैं। आप कुछ फॉर्मूले पढ़ाएगा आपको, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ही बड़ी, उतनी ही स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगी। और मान लीजिए ये आपकी करंट कैरिंग वायर है यहाँ पर, तो और उसका हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया है मैग्नेटिक कंपास से। कंपास जो रखा था वो अभी डी डिस्टेंस पे रखा था, और हमने डिस्टेंस को कर दिया 3D, 3 टाइम्स डी कर दिया। तो उसमें इस केस में जो हमारी नीडल का डिफ्लेक्शन होगा वो बहुत गिर जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो अब कमज़ोर होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि करंट अगर ज़्यादा बहेगा तो ही मैग्नेटिक फील्ड हमारी ज़्यादा होगी। अब करंट तो सेम बह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो इतनी ही रहेगी, तो वो इतने दूर तक पहुंच नहीं पाएगी, तो डिफ्लेक्शन हमारा बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। इस केस में हम क्या कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड दी मैग्नेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैग्नेटिक फील्ड बाय सर्कुलर लूप। ये क्या लिखा है हमारा, सर्कुलर लूप। अब कैसे पढ़ा, स्ट्रेट करंट कंडक्टर में हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, अब हम पढ़ने वाले हैं करंट सर्कुलर लूप में, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि करंट कैरिंग कंडक्टर में कैसे होती है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। जब हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा था, स्ट्रेट। अब हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा है, सर्कुलर है। ये देखिए सर्कुलर है, ये सर्कुलर है हमारा। अब इस केस में हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, जैसे कि मान लीजिए आपने एक कार्डबोर्ड लिया, ये कार्डबोर्ड लिया, इसमें आपने दो छेद किए यहाँ पर, तो एक साइड से ऐसे जा रही है और एक साइड से नीचे ऐसे आ रही है। अब देखो इधर मैं आपको दिखाऊँ, तो देखो इस केस में हमारा करंट जो है ऊपर जा रहा है। इस पर्टिकुलर फर्स्ट पॉइंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट के लिए इसको मैं नाम दे देता हूँ ए पॉइंट और इसको नाम देता हूँ बी पॉइंट। तो इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पर हमारी जो फील्ड है, ए पॉइंट पे जो हमारा करंट है वो हमारा अपवर्ड्स है। तो अपवर्ड के लिए हमारी डायरेक्शन कैसी होती है, करंट मैग्नेटिक फील्ड का मैंने आपको बताया एंटी क्लॉकवाइज होती है। अपवर्ड के लिए कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। अभी आपने ऊपर भी देखा था वीडियो में, ठीक है। और इस केस में बी वाले पॉइंट पर, बी वाले पॉइंट पर कैसा है, नीचे की साइड है। बी वाले पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन कैसी है, नीचे की साइड है। तो करंट जब डाउनवर्ड होता है तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, क्लॉकवाइज होती है। इस केस में हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगी। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। एट पॉइंट 1, पहले पॉइंट पर करंट अपवर्ड है तो फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है, एंड दूसरे पॉइंट पर करंट डाउनवर्ड है तो फील्ड क्लॉकवाइज है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो आगे बढ़ो। अब देखो इसको अगर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपने ये जो बनाया सर्कुलर लूप बनाया आपने, तो इस तरीके से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से रहती है, और इस इधर बीच में। अब मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है, बीच में एकदम स्ट्रेट, बीच में वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। इसे तो बन नहीं पाया, इधर ही बना देता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ठीक है। तो बीच में जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, बिल्कुल एकदम साए परपेंडिकुलर होती है एकदम, ठीक है, स्ट्रेट होती है। और ऊपर की साइड स्ट्रॉन्गर होगा तो बिल्कुल ऐसे सर्कुलर होगी, और ऊपर सर्कुलर ऐसे जाएगी और ऐसे सर्कुलर जाएगी, और यहाँ पर नीचे ऐसे सर्कुलर जाएगी, ऐसे सर्कुलर जाएगी, ऐसे सर्कुलर जाएगी। लेकिन बीच में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या दिखा रहा है, हमारा करंट ऊपर था, करंट हमारा ऊपर था तो हमारी जो फील्ड थी वो एंटी क्लॉकवाइज थी, और हमारा करंट नीचे था तो फील्ड हमारी क्लॉकवाइज थी। यहाँ पर देखो करंट हमारा नीचे है तो फील्ड हमारी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर करंट अपवर्ड है तो फील्ड हमारी एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट पॉइंट पर हमारी करंट क्लॉकवाइज था तो फील्ड हमारी इनवर्स थी, फील्ड हमारी कैसी थी, इनवर्स। देखो यहाँ पर करंट, अब इसको आप क्लॉकवाइज की तरीके से समझिए, करंट को इनवर्ड और आउटवर्ड की तरीके से समझिए। अब देखो करंट हमारा कैसे जा रहा है, अभी क्लॉकवाइज जा रहा है, कहेगा इस केस में हमारा करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। और इस केस में, सेकंड वाले केस में करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, उल्टा जा रहा है, क्लॉक के उल्टा जा रहा है। तो जब हमारा करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो हमारी फील्ड कैसी जा रही है, अंदर की साइड जा रही है। राइट हैंड थंब रूल लगाइए और सॉल्व कीजिए, अंदर की साइड जा रही है। बी हमारी क्या दिखाती है, बी हमारी दिखाती है बेटा मैग्नेटिक फील्ड को, बी मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं बी से, तो हमारे बी क्या है, इनवर्ड्स है। वहीं जो हमारा करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है,
करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमारा बी कैसा है, आउटवर्ड बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी आउटवर्ड है। देखो करंट नीचे आ रहा है तो बी हमारी आउटवर्ड है, करंट ऐसे आउटवर्ड है, ठीक है। अब देखो एक बहुत बड़ी कंसेप्ट लगता है यहाँ पर, बार मैग्नेट की अगर आप बात करें तो बार मैग्नेट है ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। तो नॉर्थ से जाती है साउथ में और साउथ से जाती है नॉर्थ से जाती है साउथ में बाहर की साइड मैग्नेटिक फील्ड, और साउथ से जाती है नॉर्थ में अंदर की साइड। तो करंट अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स जा रही है, यानी कि वो साउथ डायरेक्शन दिखा रहा है आपका, और वहीं अगर आप आउटवर्ड्स आ रही है तो नॉर्थ से हमारी फील्ड जो है वो बाहर आती है, तो वो हमारे क्या देखो किसको दिखाता है, नॉर्थ पोल को दिखाता है। दोबारा समझाऊँ, देखो मान लो ये है आपका मैग्नेट, ये क्या है आपका मैग्नेट। अब मैग्नेट में ये होगा आपका, अरे भाई ये आपका नॉर्थ पोल होगा और ये आपका साउथ पोल होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती हैं वो बाहर नॉर्थ से साउथ जाती हैं तो साउथ में घुसती हैं, और साउथ से नॉर्थ जाती हैं तो नॉर्थ से बाहर निकलती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होती हैं वो साउथ से अंदर घुसती हैं, नॉर्थ से बाहर निकलती हैं। तो अभी हमने क्या देखा, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ड जा रही थी, यानी कि इसको आप कह सकते हैं साउथ पोल कह सकते हैं, क्योंकि इस केस में इस यहाँ पर भी तो इनवर्ड जा रही थी और यहाँ पर भी इनवर्ड जा रही है, और इस केस में हमारी आउटवर्ड जा रही है। तो नॉर्थ से हमारी बाहर निकलती है तो इसको हम कह सकते हैं आउटवर्ड। समझ आ रहा है बेटा? तो इसको हम कह सकते हैं नॉर्थ पोल एंड इसको हम कह सकते हैं साउथ पोल। समझ आ रहा है? तो हम क्या कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं, अभी देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ड में यानी कि साउथ पोल, और इसको हम कहेंगे नॉर्थ पोल। लेकिन जब आप इसको उल्टा कर देंगे, इसको अभी जो आपको दिख रहा है इसको उल्टा कर देंगे तो पीछे वाले आदमी को क्या देखेगा, अभी तो मैं उसको सामने से देख रहा हूँ, लेकिन जो आदमी पीछे खड़ा हो उसको ये उल्टा देखेगा, उसको ये नॉर्थ पोल देखेगा। तो अभी मैं इसको देख रहा हूँ यहाँ से, तो ये मुझे नॉर्थ पोल दिख रहा है, लेकिन जो पीछे आदमी खड़ा होगा उसको ये क्या देखेगा, साउथ पोल, क्योंकि उसके लिए तो करंट अंदर जा रहा है ना, ऐसे उसके लिए तो करंट अंदर जा रहा है। और सिमिलरली जो पीछे आदमी खड़ा है उसके लिए करंट है ऐसे बाहर आ रहा है। तो इसीलिए उल्टे उल्टे पोल्स देखेंगे आपको, ठीक है। समझ आइए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं एक बार हम, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड, इसकी सर्कुलर लूप वाले की मैग्नेटिक फील्ड में। एज वी मूव अवे फ्रॉम द लूप कंसंट्रिक सर्कल बिकम बिग। कंसंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, इनका कॉमन सेंटर होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये हम मैग्नेटिक फील्ड से बाहर दूर जाएंगे, ठीक है, तो कंसंट्रिक सर्कल हमारे जो बड़े होते जाएंगे। तो जैसे कि आप मान लीजिए इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर है तो यहाँ पर सर्कल छोटा है, लेकिन अगर आप बी पॉइंट पर आ गए तो यहाँ पर सर्कल बहुत बड़ा है, डी पॉइंट पर आ गए तो और बड़ा हो जाएगा सर्कल। तो इस तरीके से जैसे आप दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड्स की, तो आपका जो सर्कल होगा वो बहुत बड़ा होते जाएंगे, ठीक है। दूसरा कह रहा है एट द सेंटर लाइन्स आर पैरेलल। तो सेंटर पे लाइंस होती हैं पैरेलल होती हैं, जैसे बी क्या दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है। तो जैसे कि मैंने को बताया कि सेंटर पर जो लाइंस होती हैं मैग्नेटिक फील्ड की वो बिल्कुल पैरेलल होती हैं, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है, द पार्ट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटरिंग द कॉइल इज कंसिडर टू इन साउथ पोल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, साउथ पोल से अंदर घुसती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर इनवर्ट जा रही है तो उसको हम कहेंगे साउथ पोल, उसको कंसीडर करते हैं साउथ पोल, कहते नहीं, कंसीडर करा जाता है जनरली, वैसे जनरली होता नहीं है। और जहाँ से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है उसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सोलेनोइड की बात करते हैं भाई। सोलेनोइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में बिल्कुल आएगा, सोलेनोइड से क्वेश्चन बनता ही बनता है। सोलेनोइड हमारा क्या कहता है कि आपने एक कॉपर का आपने एक दो इस तरीके से लूप ले लिया है, आपने कॉपर या आयरन का आपने लूप ले लिया है, ठीक है। अब ये सोलेनोइड क्या करेगा, आपने सोलेनोइड को कुछ इस टाइप से ऐसे बना दिया, जो आपने जो वायर ली थी इसको आपने इस साइड से, कॉपर की जो वायर ली थी आपने उसको इस साइड से आपने कॉइल कर दिया है, और आपने इसको कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कनेक्ट कर दिया इसको बैटरी के साथ। तो इस केस में जो हमारा करंट बह रहा है वो ऐसे जा रहा है, करंट हमारा ऐसे जा रहा है, ये देखो आप देख सकते हैं करंट हमारा जा रहा है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये हमारा ये क्या है, करंट है, ये हमारा करंट जा रहा है। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट को अगर मैं उठा के देखूँ तो उसके उस पर्टिकुलर पॉइंट में देखूँगा तो करंट कैसे बहेगा, देखते हैं। जैसे कि मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट उठाया है यहाँ पर, तो करंट हमारा जा रहा था ऊपर और यहाँ से आ रहा था नीचे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं करंट हमारा क्या है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज के लिए हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इनवर्ट होती है, इनवर्ट यानी कि साउथ पोल होता है हमारा, ठीक है। आइए आपने ऊपर ही पढ़ा कि जब करंट क्लॉकवाइज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी कैसे जाती है, अंदर जाती है। कहाँ जाती है, अंदर जाती है यानी कि साउथ पोल होता है हमारा। तो जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है, अंदर कहाँ से जा रही है, करंट ऊपर इस साइड है और नीचे इस साइड है, तो इसको हम कह देंगे नॉर्थ पोल एंड इसको कह देंगे हम साउथ पोल। समझ आ रहा है बेटा?
तो जहाँ से करंट ऊपर जा रहा है यानी कि करंट हमारा कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो उसको हम कह देंगे साउथ पोल। और जहाँ से करंट एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है उसको हम कह देंगे नॉर्थ पोल। तो एक अगर साउथ है तो दूसरा तो आप जानते हैं नॉर्थ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सोलेनोइड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। देखो कर दूसरा ले लेता हूँ मैं। क्या कह रहा है, सोलेनोइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर। तो सोलेनोइड जो है हमारा एक लॉन्ग कॉइल है। लॉन्ग कॉइल इस तरीके की एक लॉन्ग कॉइल है जिसमें कंटेन है लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारे टर्न्स है, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे टर्न्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सोलेनोइड, जिसको आप कॉपर वायर से बनाया है। ठीक है, चलिए वन सोलेनोइड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, जैसे कि मैंने को बताया था सोलेनोइड को अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो उसमें करंट बहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करता है। तो जब आप सोलेनोइड को कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ, वो करंट प्रोड्यूस करता है, करंट प्रोड्यूस करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्रोड्यूस होगी। तो बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज सिमिलर टू डेट ऑफ बार मैग्नेट। जैसे कि बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड होती है वैसे ही हमारी सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि एक पार्ट हमारा साउथ था जैसे कि आपने देखा और एक नॉर्थ था। जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुस रही थी उसको साउथ पोल बोला था, जहाँ से बाहर निकल रही थी उसको हमने नॉर्थ पोल बोला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी करेक्ट चार्ज बाय, आप चार्ज नहीं सॉरी चेंज। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, या तो आप उसमें करंट बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो करंट, तो आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, करंट बढ़ाओगे तो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इन दोनों केस में करंट मैग्नेटिक फील्ड जो है बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने गैप को कम कर दिया तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपने गैप को बढ़ा दिया, ये जो है इनके बीच में आपने अगर गैप को बढ़ा दिया, ये है, इनके बीच में भी गैप मान ले ए है गैप, और आपने एक गैप को कर दिया 2a, तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ मीडियम इनसाइड द कोर ऑफ सोलेनोइड। तो एक और चीज़ डिसाइड कर दी जाए कि आपने अभी कॉपर डाला था इसमें, अब आप कुछ और भी डाल सकते हैं, तो मटेरियल पर भी डिसाइड होता है कि मटेरियल कैसा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपेयर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब हम इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं, तो आपका ये आ सकता है क्वेश्चन 2 या 3 नंबर, या आपका केस स्टडी में भी आ सकता है। मैंने कुछ पॉइंट लिए हैं ABCDE and F। तो इस पॉइंट्स में हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी। तो जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम x मान लेते हैं, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को हम x मान लेते हैं। तो x की कंपेरिजन में हम डिसाइड करेंगे 2x है, x/2 है, कैसी है, 0 है। चलिए डिसाइड करते हैं। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो हम क्या होती है, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की जो ऐसा यूनिट होती है वो हमारी टेस्ला होती है। अब ए पॉइंट है, ए पॉइंट क्या है, अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड ए पॉइंट जो है हमारा वो कहाँ पर है, कोर के अंदर है, और बी भी हमारे कोर के अंदर है। तो यहाँ पर जो इंटरनल पॉइंट है, ये कैसे पॉइंट है, इंटरनल पॉइंट है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जैसी है वैसी ही रहेगी, एक्स की रहेगी। लेकिन अगर आप बात करें पोल्स की, सी एंड एफ क्या है, सोलेनोइड के पोल्स हैं। तो अब पोल्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, पोल्स को हम क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पोल्स। पोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमारी हाफ हो जाती है। तो देखो आप x/2 हो जो कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड C&F पे। और E और D पे देख लेते हैं। ई और डी तो हमारे बिल्कुल बाहर के पॉइंट है, तो बाहर पे तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल होगी नहीं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारी 0, जस्ट अबव और बिलो। जस्ट अबव और बिलो यानी कि एक बाहर है तो एक अंदर है। ठीक है, एक दोनों बाहर पॉइंट है, एक बिल्कुल ऊपर है और एक बिल्कुल नीचे है। तो यहाँ पर कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल 0 होती है। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ सोलेनोइड की बात करते हैं। तो सोलेनोइड कैसा है, हार्ड आयरन निकल कॉपर अगर इसके अंदर भरा हुआ है तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। अगर सोलेनोइड के अंदर हार्ड आयरन है, हार्ड निकल है, हार्ड कॉपर है, हार्ड स्टील है, उसके कोर के अंदर, ये जो सोलेनोइड है इसका जो ये जो कोर है, इसके अंदर अगर हार्ड आयरन निकल कॉपर हार्ड है, अगर ये सब सब्सटेंस हार्ड है तो उसको हम परमानेंट मैग्नेट बोल देंगे। ठीक है, यानी कि वो हमेशा के लिए काम करेगा, उसमें करंट बहने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन अगर आपने सॉफ्ट निकल वगैरह डाला तो कोर में, तो वो टेम्प्रेरी मैग्नेट बनेगा। मतलब कि टेम्प्रेरी मैग्नेट यानी कि जब करंट बहेगा तभी वो मैग्नेट का काम करेगा। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में जब करंट बहे या ना बहे उससे हमें मतलब नहीं। जैसे कि हमारा अर्थ है, अर्थ हमारा क्या है, परमानेंट मैग्नेट का काम करता है। अर्थ हमेशा ग्रेविटी प्रोड्यूस करता है। ऐसा तो नहीं है कि अर्थ को चार्ज कर दिया तो अब ग्रेविटी प्रोड्यूस करेगा, अर्थ को चार्ज नहीं किया तो ग्रेविटी प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो परमानेंट माने हमेशा प्रोड्यूस करना मैग्नेटिक फील्ड, और टेम्प्रेरी यानी कभी कभी जब करंट वगैरह बहेगा कुछ कंडीशन में प्रोड्यूस करना। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में हमें एक रूल पढ़ना है जो कि है फ्लेमिंग
रूल। अभी हमने ऊपर पढ़ा था मैक्सवेल साहब का राइट हैंड रूल, जो कि जिससे हमें पता चलता है कि अगर करंट किसी कंडक्टर में जा रहा है तो उस कंडक्टर से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। लेकिन इस केस में हमें करंट पता होगा एंड मैग्नेटिक फील्ड भी पता होगी, और हमें निकालना पड़ेगा फोर्स कहाँ पर लग रहा है। या तो आपको दो चीज़ें पता होंगी, तीन चीज़ों में से कोई दो चीज़ें पता होंगी। तो तीन चीज़ें क्या क्या हैं? करंट है, एक तो करंट आई है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है और तीसरा फोर्स है। इन तीनों में से कोई दो चीज़ें आपको पता होंगी और तीसरी चीज़ की डायरेक्शन आपको डिटरमाइन करने पड़ेगी लेफ्ट हैंड रूल से। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, इसको एक बार समझ लेते हैं। उससे पहले समझते हैं ये होता क्या है, क्यों होता है, ये फोर्स क्यों लगता है, उससे पहले ये समझते हैं। तो जब आपने किसी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, जैसे कि मैं कहूँ ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें आपने कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर से भी तो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी ऊपर से। ये तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ही, और ऊपर से अंदर से भी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, और ये जो फोर्स होता है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है हमारे मैग्नेटिक फील्ड के और करंट के। तो जो हमारा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाती है वो हमारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है करंट के, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है हमारे किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। अब इस बात को जानते हुए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर करते हुए, हमारे फ्लेमिंग सामने एक रूल बनाया जिसमें क्या होता है, हमारी फोर फिंगर होती है, मिडिल फिंगर होती है एंड हमारी जो थंब होता है, ठीक है। तो आपने थंब को, ये आपका थंब है, ठीक है, लेफ्ट हैंड का, ये आपकी फोर फिंगर है एंड ये आपकी मिडिल फिंगर है। इधर मैं बना देता हूँ उसको, देखो ये आपका थंब है, एक सेकेंड, देखो ये आपका थंब है, ये आपकी फोर फिंगर एंड ये आपकी मिडल फिंगर है। तो इन तीनों को आपने परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो इन तीनों को इस तरीके से रखिए कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाए। तो जो आपको जो थंब होगा, थंब थंब आपको क्या दिखाएगा? मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, ठीक है। और जो आपका फोर फिंगर होगा, सॉरी थंब आपको दिखाएगा फोर्स को, थंब आपको दिखाएगा फोर्स को। और ये जो सेकंड फिंगर होगी हमारी, सेकंड फिंगर, ये आपकी दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड को, और आपकी जो मिडिल फिंगर होगी वो आपकी दिखाएगी करंट को। आइए इसको एक बार देख लेते हैं एक वीडियो में, चलिए। तो ये है मेरा लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड में ये मेरा थंब है, ये मेरा फोर फिंगर एंड ये मेरा मिडिल फिंगर है। तो देखिए ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अभी देखिए ये थंब, ये फोर फिंगर एंड ये मिडिल फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ये जो थंब है ये आपके दिखाएगा फोर्स को, थंब आपको दिखाएगा फोर्स को, और ये जो सेकंड फिंगर है यानी कि फोर फिंगर ये आपकी दिखाएगी किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। और ये जो मिडिल फिंगर ये आपकी दिखाएगी किसको? करंट को। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? इसको FMC, फादर मदर चाइल्ड। एफ से फादर, एफ से फोर्स, एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड, सी से चिल्ड्रन, सी से करंट। फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। फादर मदर चिल्ड्रन, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, फादर मदर चिल्ड्रन, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, हमारी फोर फिंगर डिनोट करेगी, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी, हमारी मिडिल फिंगर हमारी करंट को दिखाएगी एंड हमारा जो थंब है वो हमारा फोर्स को दिखाएगा, ठीक है। तो फोर फिंगर हमारी मिडिल फिंगर को दिखाएगी, सॉरी फोर फिंगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, मिडिल फिंगर हमारा करंट दिखाएगा एंड थंब हमारा फोर्स दिखाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल है, इनको देख लेते हैं एक बार। जैसे कि आप देखो, इन एग्जाम्पल को एक बार देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले देखो मैं आपको उसको समझाता हूँ वीडियो में। बेटा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो करंट है वो हमारा ऊपर जा रहा है, करंट हमारा कहाँ पर है? अपवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड हमारी कैसे है? इस साइड है। तो अगर मैं आपका लेफ्ट हैंड का रूल यूज़ करूँ और हमें किसकी डायरेक्शन निकालनी है? फोर्स की। तो करंट हमारा ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस साइड है। चलिए यूज़ करते हैं हमारा मैग्नेटिक लेफ्ट हैंड थंब रूल। तो देखो ये है मेरा लेफ्ट हैंड, हमें क्या दिया है? करंट, करंट यानी कि ये मिडिल फिंगर हमारी ऊपर रहेगी, करंट हमारा ऊपर है, ठीक है। और हमें जो मैग्नेटिक फील्ड दी गई है वो इस साइड दी गई है। तो देखिए ये मेरा मिडिल फिंगर है, करंट हमारा इस साइड है, ये देखो मिडिल फिंगर, एंड ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारी जो फोर्स होगा वो इनवर्ट होगा, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है, तो फोर्स हमारा इनवर्ट होगा, ठीक है। तो इस केस हमारा फोर्स क्या होने वाला है? इनवर्ट होने वाला। थोड़ा जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमारी थी इस साइड, करंट था हमारा अपवर्ड, तो हमारी फोर्स जा रहा था वो हमारा इनवर्ड जा रहा था। फोर्स हमारे कहाँ जा रहा था? इनवर्ड, इनवर्ड अंदर की साइड जा रहा था, फोर्स हमारा अंदर की साइड जा रहा था, ठीक है। और सेकंड केस क्या कह रहा है? हमारे मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस साइड, सेम साइड है, लेकिन करंट को हमने उल्टा कर दिया। करंट को उल्टा कर दिया तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा? आउटवर्ड हो जाएगा। वीडियो में दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए। तो मैं अपने लेफ्ट हैंड की तरफ आ गया हूँ, देखिए अब क्या कह रहा है? करंट हमारा नीचे आ गया है। तो ये फिंगर कौन सी फिंगर का डिनोट करती है करंट को? हमारी
फादर मदर चिल्ड्रन। तो करंट हमारा कहाँ पर है, नीचे है। और हमारे वहीं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी इस साइड है, तो हमारा जो फोर्स होगा हमारा वो बाहर होगा। देखिए फोर्स आपको दिख रहा है बाहर आते हुए आपकी साइड आ रहा है फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट हमारा नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस साइड है, तो फोर्स हमारा बाहर होगा। फोर्स कैसा होगा, बाहर होगा। ठीक है, बाहर होगा, फोर्स हमारा बाहर होगा। करंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स हमारा बाहर होगा। कि आपने वीडियो में देखा जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड सेम साइड थी और करंट हमारा नीचे था, तो हमारा फोर्स कैसा था, आउटवर्ड था। फोर्स हमारा था आउटवर्ड। चलिए, तो ये दो एग्जाम्पल हो गए। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारा कि करंट जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो फील्ड हमारी मैक्सिमम होगी। जब करंट हमारा परपेंडिकुलर होगा तो हमारी फील्ड मैक्सिमम होगी, और जब करंट हमारा पैरेलल होगा तो फील्ड हमारी फोर्स हमारा जीरो होगा। ठीक है, तो करंट जब परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के तो फोर्स हमारा मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा होगा। और करंट जब पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के तो फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा। अब आप करके देख लीजिए करंट को, करंट यानी कि आपकी जो मिडिल फिंगर है उसको आप पैरेलल करके देखिए आपकी फोर फिंगर के, तो आप उसको कर ही नहीं सकते, आप उसको पैरेलल कर ही नहीं सकते। ठीक है, पैरेलल होगी नहीं। अगर पैरेलल आप उसको करने की कोशिश करेंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर लाई करेगी इस तरीके से, तो आप उसको कर ही नहीं सकते पैरेलल। ठीक है, आप देख रहे हैं फोर्स की डिपेंडेंसी किस किस पर होती है। चलिए, तो फोर्स हमारा किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो हमारा फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट की, यानी कि जितना ज़्यादा करंट होगा कंडक्टर में उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा। और जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा उस पर। ठीक है, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा हमारा फोर्स होगा। ठीक है, और लेंथ ऑफ वायर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो फोर्स जो होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन तीनों चीज़ें के, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए अब फोर्स ऑन मूविंग चार्ज की बात करते हैं। कुछ चार्जेस होते हैं जैसे कि मैं आपको बताऊँ, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ठीक है, कुछ चार्जेस होते हैं हमारे अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो अल्फ़ा पे हमारा जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा में चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो अल्फ़ा पे हमारा चार्ज होता है पॉजिटिव, बीटा पे हमारा चार्ज होता है नेगेटिव। तो इन चार्जेस के ऊपर बात करते हैं हमारा करंट फोर्स कैसा रहेगा इन चार्जेस के ऊपर। चलिए, अब आप जैसे कि देख सकते हैं फोर्स डिपेंडेंसी हमारी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी की डायरेक्ट, वेलोसिटी यानी कि जितना तेज़ करंट बहेगा उतना तेज हमारा फोर्स होगा। एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना खतरनाक, उतना तेज फोर्स होगा। अब देखो, आप जानते हैं जिस साइड हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा उसी साइड हमारा करंट होता है। आपको ये पता है ना कि हमारा जो करंट होता है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ ही वो बहता है। तो करंट हमारा किस साइड होता है, जिस साइड हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस केस में हमारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है, पॉजिटिव चार्ज हमारा ऊपर है, तो करंट भी हमारा ऊपर होगा। और वहीं इस वाले केस की बात करूँ तो नेगेटिव चार्ज हमारा ऊपर है, तो हमारा करंट नीचे होगा। समझ आ रही है, नेगेटिव चार्ज ऊपर है तो करंट नीचे होगी, क्योंकि करंट जो होता है वो नेगेटिव चार्ज के अपोजिट में बहता है। ठीक है, करंट कभी भी नेगेटिव चार्ज के साथ नहीं बहता। मान लीजिए नेगेटिव चार्ज यहाँ जा रहा है तो करंट हमारा यहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जा रहा है तो करंट भी हमारा यहाँ जाएगा। तो पॉजिटिव के साथ जाता है करंट, एंड करंट नेगेटिव के अपोजिट जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप करके देख लीजिए, करंट हमारा जा रहा है ऊपर, फील्ड हमारी ऐसे, तो हमारे जैसे कि मैंने को ऊपर वीडियो में भी दिखाया था करंट हमारा ऊपर था तो और फील्ड इस साइड थी तो हमारा फोर्स इनवर्ड जा रहा था। एंड करंट जब हमारा नीचे था और फील्ड इस साइड थी तो करंट हमारा आउटवर्ड आ रहा था। मैंने आपको करके दिखा भी दिया था एग्जाम्पल। ठीक है, वीडियो में। चलिए अब बात करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की। क्वेश्चन इससे कम बनते हैं लेकिन फिर भी आप समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो क्या होता है डोमेस्टिक यानी घरेलू, घर में हम कैसे उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का, हमारे घर में कैसे यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो एक दो तरीके की वायर होती हैं, मेन वायर होती है हमारी दो तरीके की, एक होती है हमारी लाइव वायर, एक होती है हमारी न्यूट्रल वायर। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट वायर होती है वो हमारी अर्थ वायर होती है। कुछ कुछ घरों में अर्थ वायर होती है, कुछ घरों में अर्थ वायर नहीं होती। तो जिस घरों में अर्थ वायर होती है उनके लिए तो भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनके घर में कोई परेशानी नहीं है करंट वरेंट लग जाए। जैसे कि आपके घर में रेलिंग वगैरह होती है, आप रेलिंग वगैरह को छू लेते हो, तो रेलिंग वगैरह छू लिया आपने, आपके घर में लोहे के नल लगे हैं उनको छू लिया आपने तो आपको करंट लग जाता है, क्योंकि आपके घर में अर्थिंग ही नहीं है। लेकिन अगर आपके घर वाले ने, आपके जिसने भी आपके घर बनवाया, अगर आपके घर में अर्थिंग अर्थिंग होती हुई होगी, अर्थ वायर लगी होगी आपके घर में, तो आपको करंट लगेगा नहीं। आप रेलिंग को छू लीजिए, करंट को, उसको नलों को छू लीजिए लोहे के। तो आज हम इसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं कि कैसे घरेलू है, घर के अंदर ये काम करता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं। तो हमारी एक लाइव वायर होती है जो कि हमारी रेड कलर की होती है, वहीं न्यूट्रल वायर होती है जो कि हमारी ब्लैक कलर की होती है।
तो दोनों वायर आती हैं इस तरीके से। यहाँ पर हमारा होता है फ्यूज बोर्ड जो कि कंट्रोल करता है करंट को, करंट ज़्यादा ना आ जाए भाई, उसको कंट्रोल करता है। और यहाँ पर होता है हमारा मीटर जो कि हमारा गिनता है कितना करंट बनना है, कितना यूनिट बनना है, वो हमारा मीटर गिनता है, ठीक है। अब यहाँ पर होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। क्या होता है हमारा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का काम क्या होता है, इसका मेनली ये काम होता है कि करंट आ रहा है उसको डिवाइड करता है। जैसे कि एक कुछ करंट यहाँ जा रहा है, कुछ करंट यहाँ जा रहा है, कुछ करंट यहाँ जा रहा है, तो ये हमारे क्या करता है, करंट को डिवाइड करता है। क्या, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अब ये है जैसे कि देखिए एक करंट जा रहा है इस वाले बर्तन, इस वाले के पास, कुछ करंट जा रहा है यहाँ पर एंड कुछ करंट जा रहा है यहाँ पर। तो करंट तीनों के तीनों एप्लियंसेस के पास जा रहा है, इसको नाम देती है ए बी एंड सी। तो ए के पास जा रहा है करंट, बी के पास जा रहा है एंड सी के पास जा रहा है। वहीं ये जो अर्थ वायर है ये होती है हमारी ग्रीन। अर्थ वायर कैसी होती है बेटा, हमारी अर्थ वायर होती है हमारी ग्रीन। तो ये अर्थ वायर लगवाते हैं लोग, और अर्थ वायर को कुछ इस तरीके से लगाया जाता है एप्लियंसेस में। जैसे कि अर्थ वायर से क्या होता है, कभी कभी पानी वानी बरस जाता है तो क्या होता है आपके घरों में रेलिंग वगैरह से करंट आने लगता है। तो अगर आप एक वायर अर्थ में डलवा देते हैं, अर्थ में एकदम गहरे गड्ढे में जाके उसको डलवा देते हैं अर्थ में, वायर को कनेक्ट करवा के अपने एप्लियंसेस से, तो क्या होता है जो भी करंट आएगा, जो भी एकदम एक्स्ट्रा अर्थिंग होगी आपके घर में, वो क्या है सीधे नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगी, उससे आपको करंट नहीं लगेगा। तो इस कारण हम अर्थिंग करवाते हैं। अर्थिंग को पढ़ भी लेते हैं हम एक बार। तो देखो करंट कम्स थ्रू लाइव वायर, करंट लाइव वायर से आता है एंड न्यूट्रल वायर से वापस आता है। तो लाइव वायर हमारी किस कलर की होती है, रेड कलर की, एंड न्यूट्रल वायर होती है हमारी ब्लैक कलर की, एंड अर्थ वायर होती है हमारी ग्रीन कलर की, ठीक है। चलो तो देखो इस टाइप को होता है हमारा एक पूरा वो, जैसे कि आपके कूलर वगैरह होंगे तो उसमें आपका ये पूरा एक सिस्टम होता है इसका। अब देखो ये जो सबसे लंबा वाला रहता है ना, ये सबसे बड़ा वाला, इसको हम बोलते हैं अर्थ। ये हमारी किसको कंट्रोल करता है, अर्थ वायर को। और वहीं इनमें से ये जो दो रहते हैं, इनमें से एक हमारा ये जो सबसे बड़ा वाला होता है ये हमारा अर्थ का होता है, और ये इनमें से जो दो रहते हैं, देखो दोबारा बताऊँ मैं आपको, ये जो बड़ा वाला होता है, ये वाला बड़ा वाला पीस, ये हमारा अर्थ वायर होता है। और ये जो छोटे वाले होते हैं इनमें से एक न्यूट्रल होता है और एक हमारा लाइव वायर होता है। लाइव वायर हमारे करंट को लाता है घरों में, और न्यूट्रल वायर हमारे करंट को घर बाहर ले जाता है। तो अब हमारा अगला टॉपिक आ गया है अर्थिंग। आइए अर्थिंग को भी एक बार, चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं अर्थिंग को। अब देखो अर्थिंग हमारी क्या होती है, जब हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस होते हैं वो हमेशा टच करते हैं, हम उनको हाथ से टच करते हैं, ठीक है। कभी ऐसा थोड़ा ना है कि हम उनको लकड़ी से टच करें, तो टच तो हम उनको हाथ ही से करते हैं। जैसे कि रेफ्रिजरेटर हुआ आपका, टीवी हुई आपकी, एसी हुई, इनको आप हाथ से टच करते हैं जनरली, ठीक है। दैट देयर कैन बी चांस और इट्स इंसुलेशन ब्रेक्स, इसका चांस हो सकता है कि इनका इंसुलेशन ब्रेक हो जाए, ठीक है। इंसुलेशन ब्रेक हो जाए यानी कि उनमें जो करंट बह रहा है कभी वो ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है, इस तरीके से इंसुलेशन ब्रेक हो सकता है। देन इट्स वेयर वायर्स टचेस इट्स मेल्ट। अब देखो अब बेयर वायर्स माने क्या होता है, नंगी तार। जैसे कि मैंने ये तार बनाई, अब तार का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसका तार का जो कोट होता है, उसको अगर आप हटा देंगे तो तार का बिल्कुल अंदर का बिल्कुल छोटा सा पार्ट बचेगा, उसको हम कहते हैं बेयर वायर्स, ठीक है। अब उसको हम क्या, अगर वो गलती से मेटल को टच कर ले तो इन केस मेटल को कोई पर्सन उसको टच कर ले, जैसे कि दोबारा बताऊँ मैं आपको, जैसे कि ये आपका कोई वायर है, इसके अंदर ये जो वायर के अंदर ये जो, ठीक है, ये रखी हुई है। तो अगर इस वायर का ये जो कोट है ये उतर जाए तो अंदर क्या बची, सिर्फ एक वायर बची। और अगर इस वायर ने किसी मेटल को टच कर लिया और उस मेटल को किसी पर्सन ने टच कर लिया तो पर्सन को बहुत ख़तरनाक झटका लग सकता है। और इसको अवॉइड करने के लिए सच मेटल केसेस को हम क्या करते हैं, अर्थ करते हैं। तो इन मेटल केसेस को हम अर्थ के अंदर दफना देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, बाय अर्थिंग वी मीन दैट द मेटलिक बॉडी इज़ कनेक्टेड टू थिक वायर। एक थिक वायर से हम उसको कनेक्ट करते हैं विच इज़ वेरी डीप, और उसको हम डीप अंदर अर्थ में इसको गाड़ देते हैं। एट द एंड ऑफ कॉपर प्लेट इज सराउंडेड बाय मिक्सचर ऑफ चारकोल एंड कॉमन सोल्ट। और इसके जो मिक्सचर होता है कॉपर प्लेट का, जो मेटल है उसमें जो कॉपर प्लेट लगी रहती है, उसका जो मिक्सचर होता है चारकोल एंड कॉमन सॉल्ट से उसको हम सराउंड कर देते हैं, यानी कि उसको ऐसे तरीके से हम लगा देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है अर्थ इज एट जीरो पोटेंशियल। आप जानते हैं अर्थ जो है जीरो पोटेंशियल, आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे कि हम कहते हैं कि चिड़िया को करंट क्यों नहीं लगता, पर जैसे कि चिड़िया है, चिड़िया को करंट क्यों नहीं लगता, क्योंकि चिड़िया क्यों है जीरो पोटेंशियल पर है, उसका दोनों पैर जो है एक ही पोटेंशियल पर रखें। लेकिन अगर हम उसको टच कर लें, जैसे कि हमारा पैर क्या रहता है, एक पैर हमारा अर्थ पर रहता है और हम टच करते हैं किसी खटके वगैरह को, तो हमारा एक चीज़ तो हमारी अर्थ पर है ना,
तो हमारा जो पोटेंशियल हुआ वो जीरो नहीं हुआ, एक पोटेंशियल हमारा ऊपर और एक पोटेंशियल नीचे, तो जीरो से हमारा कुछ पोटेंशियल ऊपर रहता है, इसी कारण है कि हमें करंट लग जाता है। जो अर्थ होता है वो हमारा जीरो पोटेंशियल पर होता है। सो इफ एन इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस गेट शॉर्ट सर्किट, और अगर किसी इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो अर्थ में जो मेटल है वो ब्रीड होता है, फ्यूज वायर मेटल बट द एप्लियंसेस विल नॉट रिसीव एनी करंट एट इट्स अर्थन। तो जो करंट रिसीव नहीं करेगा, शॉर्ट सर्किट माने क्या होता है, ज़्यादा करंट आ जाता है तो उससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जो मेटल की वायर है उसमें इंसुलेशन हो जाता है, जिस कारण अब आप जानते हैं कि उस मेटल की वायर को हमने अर्थ में दफनाया हुआ है, अर्थ में उसको बिल्ड कराया हुआ है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाए कुछ भी हो जाए वो करंट को रिसीव करेगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी अर्थन है, जिससे हमारी अर्थिंग बच जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ओवरलोडिंग पर। ओवरलोडिंग क्या होती है, जब करंट फ्लो करता है कंपोनेंट बिकम मोर देन द कैपेसिटी ऑफ कंपोनेंट इन द सर्किट टू रेजिस्ट द करंट। मान लीजिए आपका ये कॉफ़ी मेकर है, कॉफ़ी मेकर में आपका लिखा हुआ है कि ये 10 एम्पियर तक करंट रिसीव कर सकता है। अगर आपने इसको 11 एम्पियर करंट दिया तो ये शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग हो जाएगी इसमें। अब देखो, गलती से मान लीजिए आपके घर से, आपके बाहर से जो वायर आती है, लाइव वायर आती है, उसमें गलती से 11 एम्पियर करंट आ गया इसके अंदर, तो इसकी कैपेसिटी जो है मोर हो गई, मतलब करंट जो है वो ज़्यादा हो गया। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा ओवरलोड हो जाएगा इलेक्ट्रिकल वायर विच मे कॉज फायर टू ब्रेक। और जो हमारी फायर जो से वायर आ रही है, जो वायर से कनेक्ट है, वो हमारी जल भी सकती है, क्योंकि इसमें करंट ज़्यादा आ गया है। 10 एम्पियर से करंट 11 एम्पियर हो गया है, तो करंट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं ओवरलोडिंग, जिससे हमारी फायर कैच कर लेती है। वायर हमारी क्या कैच कर लेती है, फायर कैचेस फायर, वायर कैचेस फायर को कैच कर लेती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, देखो शॉर्ट सर्किट की बात करते हैं। शॉर्ट सर्किट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। शॉर्ट सर्किट एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है दैट अलाउस अ करंट टू ट्रेवल अलोंग एन अनइंटेंडेड पाथ विद वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जिससे हमारा जो करंट है वो काफ़ी अनइंटेंडेड पाथ, जैसे कि कुछ इस टाइप का पाथ रहता है, इससे हमारा करंट जो है ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, और उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, आप जानते हैं रेजिस्टेंस, जैसे करंट हमारा कम होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो करंट हमारा कम हो जाएगा, तो वो हमारा वेरी लो हो जाता है। दिस रिजल्ट्स इन एन एक्सेसिव करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट सर्किट विच में कॉज फायर टू ब्रेक। और इस कारण भी हमारा करंट ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो, मैं यहाँ पर ओम्स लॉ आपको थोड़ा पढ़ाना चाहूँगा। V होता है हमारे IR के डायरेक्टली, V इक्वल टू IR होता है। आप जानते हैं अगर रजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट हमारा कम हो जाएगा, और इस केस में ये क्या बोल रहा है, लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस हमारा कम हो गया है तो करंट को हमारा बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, करंट हमारा बढ़ जाएगा, इस कारण हमारा फायर जो है वो लग जाएगी, तो हमारी जो करंट है वो फ्लोइंग एक्सेसिव हो जाती है। लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वजह से हमारा करंट जो है वो एक्सेसिव हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी कारण है कि हमारी जो वायर है वो फायर को कैच कर लेती है। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन DC एंड AC, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट के बीच में डिफरेंस बताना करना है। तो देखिए, डायरेक्ट करंट क्या होता है एंड अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। देखो, डायरेक्ट करंट जो होता है हमारा सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल, इसको आप पीछे आगे पीछे नहीं ले जा सकते। जैसे कि आपकी बैटरी होती है, बैटरी में आप करंट आ तो जाएगा लेकिन वो वापस उड़ना आएगा, एक बार करंट आ गया तो वो वापस उड़ना आएगा करंट बैटरी में। ठीक है, और वहीं जो अल्टरनेटिव करंट होता है वो हमारा फ्लोस इन बोथ डायरेक्शन। तो आपकी घरों में जो करंट आता है वो हमारा अल्टरनेटिव करंट होता है। कौन सा करंट होता है, अल्टरनेटिव करंट। अब DC हमारा किससे प्रोड्यूस होता है, जैसे कि सेल्स, बैटरीज, मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि जैसे कि बैटरी से आपका करंट निकला, बैटरी से आपने कोई मोटर कनेक्ट करके रखी है, उससे कोई करंट निकला तो वापस मोटर से करंट बैटरी में थोड़ा ना आ जाएगा। और लेकिन हमारा AC में, जैसे कि AC जनरेटर है, AC जनरेटर वो AC नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो है हमारा अल्टरनेटिव करंट जनरेटर, डायनेमो, ये सब AC को जनरेट करते हैं। ठीक है, और अब ये लास्ट टॉपिक है, देखो, पावर डिसिपेशन इज मोर नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। पावर डिसिपेशन माने क्या होता है, पावर का बहुत ज़्यादा खर्च होना। DC में पावर बहुत ज़्यादा खर्च होती है, मोर पावर डिसिपेशन इज मोर, यानी कि पावर बहुत ज़्यादा खर्च होती है, इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सूटेबल नहीं है। वहीं हमारा जो ऑल्टरनेटिव करंट है वो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सूटेबल है, यानी कि आप इसको कितने भी दूर तक इसको आप ट्रैवल करा सकते हैं अल्टरनेटिव करंट को। वहीं आपका DC सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, तभी तो आपकी जो बैटरी होती है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है। लेकिन हमारा अल्टरनेटिव करंट, जैसे कि AC जनरेटर वाला, ये जनरेटर वगैरह कितने दूर दूर तक काम करते हैं, तो यही कारण है अल्टरनेटिव करंट और DC, यही कारण है कि आपके घर में भी अल्टरनेटिव
करंट आता है। तो बेटा यही था आपका पूरा चैप्टर, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए, कुछ एग्जाम्पल भी किए। तो पूरे चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया हो यहाँ तक मुझे आशा है। और अब मैं आपको कुछ भी पढ़ाने नहीं वाला हूँ। अगर मैं पढ़ाऊँगा तो आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, क्योंकि अब मेरे भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। ठीक है, धन्यवाद।